आइए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बिना पेपर सेट नहीं होगा। ये पेपर में छपा हुआ रहेगा। ये चैप्टर का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। आइए, कंफर्म क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपका 10 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो अच्छा सीखेंगे हम। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि कंसाइनमेंट होता है क्या। मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट। आपको शायद पता नहीं होगा, जितना भी बिजनेस आप देख रहे होंगे उसमें 80% ऐसा बिजनेस है जो कंसाइनमेंट का बिजनेस है। पर आपको कहीं लिखा हुआ दिखेगा नहीं कि कंसाइनमेंट है, ठीक है। कंसाइनमेंट बिजनेस होता है क्या? कंसाइनमेंट बिजनेस में जब कोई कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को बेचना चाहता हो, उस केस में कंपनी दूसरे स्टेट में, जिस स्टेट में गुड्स को बेचना चाहता है, उस स्टेट में एक एजेंट अपॉइंट करेगा। क्या अपॉइंट करेगा? एक एजेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। और एजेंट के थ्रू एजेंट को गुड्स भेजेगा, एजेंट गुड्स बेचेगा, बेचकर कंपनी को पैसा वापस करेगा, ठीक है। और एजेंट को कमीशन मिलेगा, और एजेंट के थ्रू ही ऐसे बिजनेस को बढ़ाया जाएगा, बिजनेस को फैलाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल देखिए ना, इतना सारा देखिए मोटर बाइक रास्ते में चलता है। कोई हीरो का है, कोई होंडा का है, कोई बजाज का है, ठीक है। मान लीजिए बजाज कंपनी है। बजाज कंपनी को अलग अलग स्टेट में या अलग अलग सिटी में यदि उसको अपना मोटर बाइक बेचना हो तो कैसे बेचेगा? क्या हर एक शहर में वो अपना आदमी रखेगा, अपना दुकान खरीदेगा, अपना शोरूम रखेगा? नहीं। उस तरह से बिजनेस को करेगा तो चला नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगा। तो कंपनी क्या करेगा? डीलरशिप देगा। कंपनी क्या करेगा? डीलरशिप देगा। कंपनी की बोलेगा कि हम अपना प्रोडक्ट इस एरिया में बेचना चाहते हैं, आप लोग में से कोई डीलरशिप लेना चाहते हैं तो बताइए, ठीक है। मान लीजिए कोई एक मिस्टर एक्स था, वो बोला कि हमको डीलरशिप चाहिए। वो कंपनी का जो डीलरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसमें एंटर किया, उसका डीलरशिप ले लिया। अब जो बजाज कंपनी क्या करेगा, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल है उस डीलर को देगा, उस डीलर को देगा। डीलर का काम है कि कंपनी का माल बेचना, कंपनी का मोटर बाइक को बेचना, बेचकर पैसा कंपनी को वापस करना। बेचकर पैसा अपने पास नहीं रखेगा, भले अपने अकाउंट में ले ले, ठीक है, लेकिन पैसा किसको वापस कर देगा? वो कंपनी को वापस करेगा, और सिर्फ वो अपना कमीशन लेगा। सिर्फ वो अपना क्या लेगा? सिर्फ और सिर्फ वो अपना कमीशन लेगा। ऐसा जितना भी बिजनेस होता है वो सारा बिजनेस कंसाइनमेंट बिजनेस ही कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब जितना भी बिजनेस आप देख रहे होंगे वो सारा का सारा कंसाइनमेंट बिजनेस है। जितना भी एजेंसी वाला, खास करके जितना भी एजेंसी वाला जितना भी काम है, जैसे मान लीजिए आप सैमसंग का शोरूम खरीदे रखे हैं तो कंसाइनमेंट बिजनेस है। कोई सोनी का रखा है, कोई हीरो का रखा है, कोई मान लीजिए रेमंड्स का शोरूम खोला है, वो सारा कंसाइनमेंट बिजनेस है। वहां पर आप सिर्फ एजेंट हैं, आप सिर्फ एजेंट है। सारा हेडेक कंपनी का है, सारा हेडेक
कंपनी का है, ठीक है। मतलब इसी को मतलब तब आपको लग रहा होगा सर तो फ्रेंचाइजी बिजनेस भी क्या सेम चीज है क्या? तो आंसर है कि हाँ एक ही जैसा चीज है, पर फ्रेंचाइजी बिजनेस में ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम होता है थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आप डोमिनो का आप आउटलेट लेना चाहते हैं, तो कंपनी से कांटेक्ट करिएगा, कंपनी आपको आउटलेट आपका जगह देखेगा, ठीक रहेगा तो आपको फ्रेंचाइजी दे देगा। फ्रेंचाइजी का मतलब सारा रेसिपी उनका रहेगा, जगह आपका रहेगा, ठीक है, और उसका एक रेशियो रहेगा, प्रॉफिट का एक रेशियो रहेगा, कुछ वो लेगा कुछ आपको मिलेगा। पर कंसाइनमेंट बिजनेस में ये चीज नहीं होता है। कंसाइनमेंट बिजनेस में जितना भी खर्चा होगा, जितना भी नुकसान होगा, जितना भी फायदा होगा, सब कंपनी का है। जो डीलरशिप लिया है या जो एजेंसी लिया है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसका कमीशन है, ठीक है। मतलब आप देखिए ना, आपको यदि रिबॉक का जूता कैलेटन खरीदना हो तो यहाँ भी मिलेगा, दिल्ली में खरीदना है तो यहाँ भी मिलेगा, हम दरभंगा गए तो वहां भी मिलता है। इसका मतलब क्या, रिबॉक का मालिक सब घूम घूम के बेचता है क्या? आज गलियाट मोड़ में जूता ले ले भाई, ले ले 9 नंबर 10 नंबर, ऐसा बेचेगा वो? नहीं, ऐसा बेचेगा तो एक ही जगह बेच पाएगा, गलियाट मोड़ पे ही बेच पाएगा और कहीं नहीं बेच पाएगा। लेकिन उसको देश का हर एक कोना में बेचना हो, हर एक कंट्री में बेचना हो, तो ऐसे केस में उसको क्या, किस में आना पड़ेगा, उसको ना प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला बिजनेस में आना पड़ेगा। प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब कंसाइनमेंट बिजनेस में उसको आना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब कंसाइनमेंट बिजनेस कैसा बिजनेस हुआ, जहां पर एक आदमी या एक बिजनेसमैन दूसरे किसी पर्सन को या अपने एजेंट को गुड्स भेजेगा। गुड्स क्या करेगा, भेजेगा, ध्यान रखना, गुड्स से भेजेगा, ठीक है। और एजेंट क्या करेगा, प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स को बेचेगा। एजेंट किसके बिहाफ में बेचेगा, जो मान लीजिए सोनी का टीवी बेचते समय दुकानदार ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं मेरा सोनी का टीवी है, उसका कहां है, सोनी कंपनी का टीवी वो बेच रहा है, सोनी कंपनी का टीवी वो बेच रहा है। टीवी बेच के जो एक टीवी के ऊपर कमीशन बैठता है उसको मिलेगा, बाकी पैसा किसको चला जाएगा, कंपनी को चला जाएगा। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को बोलते हैं लोग कंसाइनमेंट बिजनेस। बिना कंसाइनमेंट बिजनेस के कॉन्सेप्ट से आप बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड फ्रेंचाइजी वाला बता दी, फ्रेंचाइजी वाला में क्या होता है, वहां पर इंटेलेक्चुअल रेसिपी वाला खेला है या कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ट्रिक हम जानते हैं सिर्फ, वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो चीज हम आपको नहीं बताएंगे। हम मसाला बना के आपको देंगे, आपको इंस्ट्रक्शन रहेगा, मेरा ही हो सकता है कुक रहेगा, वो डाल देगा, ठीक है। इसका मतलब नाम मेरा रहेगा, सब कुछ मेरा रहेगा, आपसे बिजनेस चलाइए, आपको एक हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। उसमें वो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट है। और इसमें तो फ्रेंचाइजी हो भी नहीं सकता ना, इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, गुड्स को भेजना ही पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग कंसाइनमेंट बिजनेस में एंटर करना पड़ता है, ठीक है। आइए मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट समझते हैं, तो फिर आइए, व्हेन a businessman wants to sell its products in different states, then he will have to appoint separate agents in all such states. Here the businessman will send goods
at his risk, at his own risk, at his own risk to the agent. The agent will sell goods on behalf of the businessman. एजेंट जो है, एजेंट विल सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेसमैन. ठीक है, एजेंट क्या करेगा, बिजनेसमैन के बिहाफ में गुड्स को बेचेगा. ठीक है, एंड ऑल्सो incur all expenses on behalf of the businessman. बिजनेसमैन के बिहाफ में सारा एक्सपेंस पे करेगा. ठीक है, the agent will deduct his expenses, जो खर्चा पे किया है, and commission. The agent will deduct his expense and commission. एजेंट क्या करेगा, एजेंट क्या डिडक्ट करेगा, अब एक्सपेंस डिडक्ट करेगा और साथ में क्या डिडक्ट करेगा, कमीशन डिडक्ट करेगा. ठीक है, एंड कमीशन फ्रॉम टोटल सेल्स and balance amount will be sent to the businessman. और बाकी का पैसा कहाँ भेज, किसको भेज देगा, बिजनेसमैन को भेज देगा. ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस This concept of business is called, बिजनेस का ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाएगा, कंसाइनमेंट. यहाँ जो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा कंसाइनमेंट. ठीक है, इसका मतलब here the businessman is called consignor. जो बिजनेसमैन है, जो गुड्स भेजता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे कंसाइनर. एंड कंसाइनर और प्रिंसिपल, और उसका दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल, मालिक है. एंड the agent is called consignee. एजेंट का नाम क्या होगा, एजेंट का नाम होगा कंसाइनी. एंड द बिजनेस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट बिजनेस. अच्छा, कंसाइनमेंट बिजनेस हर एवरी एजेंट के लिए सेपरेट होता है. जैसे मान लीजिए मेरा वेस्ट बंगाल में मेरा 10 डीलर है, तो जानते हैं हम कंसाइनमेंट अकाउंट 10 टाइम्स बनाएंगे. कंसाइनमेंट अकाउंट कितने टाइम्स बनाएंगे, 10 टाइम्स. एवरी एजेंट के लिए हम अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे.
क्योंकि हर एक के साथ मेरा डीलिंग अलग है। यदि मान लीजिए मेरा एवरी स्टेट में मेरा 10-10 यदि एजेंट रहता है एंड टोटल मान लीजिए मेरा 20 स्टेट्स में है, तो 20 into 10 200 कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। 200 कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। एवरी एजेंट के लिए सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है। ठीक है, यहाँ पर हर एक एजेंट के साथ जो ट्रांजेक्शन्स होगा उसको सेपरेटली लिखा जाता है, एक साथ नहीं लिख सकते हैं। एक साथ लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, कि कौन गुड्स बेचा है कौन नहीं बेचा है, किसके पास ज्यादा स्टॉक है किसके पास कम स्टॉक है, ये पता नहीं चलेगा। बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए एवरी एजेंट का अकाउंट अलग बनेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग तो एक सम्स में एक ही बना सकते हैं, हम लोग तो एक सम्स में एक से ज्यादा नहीं रहेगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा कंसाइनमेंट हम भेजे पटना, उस अकाउंट का नाम होगा कंसाइनमेंट टू पटना अकाउंट। उसका नाम क्या होगा? कंसाइनमेंट टू पटना अकाउंट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम आपको बता दिए कि हर एक एजेंट का अलग अलग कंसाइनमेंट बनता है, या फिर एवरी प्लेस का। मान लीजिए मेरा एक स्टेट में एक ही एजेंट है, एक स्टेट में मेरा एक एजेंट रखने से मेरा काम हो जाता है, वहाँ स्टेट वाइज बनाएंगे। जैसे कंसाइनमेंट टू वेस्ट बंगाल, कंसाइनमेंट टू केरला, कंसाइनमेंट टू दिल्ली, ऐसे करके लेकर बनाएंगे। और जहाँ पे मान लीजिए मेरा एक स्टेट में 5-5 एजेंट है, वहाँ पर 5 अलग अलग एजेंट के नाम से कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, इसका मतलब इन शॉर्ट पूरा बात को फिर समझें। इन शॉर्ट ये पूरा बात को यदि हम लोग फिर से समझें तो देखिए कुछ ऐसा हमको समझ में आएगा कि बिजनेस कैसा है। बिजनेस में 2% इन्वॉल्व होता है। कितना परसेंट इन्वॉल्व होता है? 2%। आंख नाक बना लेते, ठीक है। एक का नाम क्या है? एक का नाम ये जो पर्सन है, ये जो फर्स्ट पर्सन जो है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये किसको गुड्स देगा? ये गुड्स भेजेगा। क्या भेजेगा? सेंट गुड्स, ठीक है, एंड बियर एक्सपेंसेस। गुड्स भेजेगा और सारा एक्सपेंस का बर्डन लेगा, सारा एक्सपेंस का बर्डन लेगा। इसका मतलब जो गुड्स भेजता है, जो गुड्स भेजता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनर। देने वाला का नाम हमेशा OR लगा रहेगा, OR, कंसाइनर। ठीक है, जैसे डोनर, जो देने वाला कहलाता है डोनर, और जो लेगा ना वो डोनी, मतलब उसमें डबल ई लगा रहेगा। तो भेजने वाले का नाम कंसाइनर, ठीक है, और जिसको भेजेंगे उसका नाम क्या होगा? कंसाइनी। ये मालिक है। मालिक को ऊपर वो मालिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये नीचे वाला मालिक है, ठीक है। इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और इसको कंसाइनी को क्या बोलते हैं हम लोग? एजेंट। मतलब ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? एजेंट। अच्छा, एजेंट का काम क्या है? एजेंट का काम क्या है? गुड्स बेचना। ये क्या करेगा? सेल गुड्स एंड डिडक्ट एक्सपेंस एंड बैलेंस किसको पे करेगा? पे टू कंसाइनर, पे टू कंसाइनर। मतलब और कुछ नहीं होता, यहाँ पर सारा बर्डन कंसाइनर का है। कंसाइनर माल भेजेगा कंसाइनी को, ठीक है, कंसाइनी बढ़िया दुकान, बढ़िया शोरूम सब बना कर रखेगा। सारा खर्चा कौन देगा? सारा खर्चा कंसाइनर देगा। इसका कोई खर्च नहीं होता है, इसका कोई एक्सपेंस नहीं होता है, कंसाइनी का कोई भी खर्च नहीं होता है। खर्च एक्सपेंस का सारा बर्डन कंसाइनर का होता है। सारा रिस्क, सारा लॉस, सारा बर्डन कंसाइनर का रहता है। कंसाइनर सिर्फ गुड्स को बेचेगा, बेच के अपना कमीशन रखेगा, कमीशन रख के बाकी पैसा किसको भेजेगा? कंसाइनर को भेजेगा। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कंसाइनमेंट। और जब भी आपको बिजनेस एक्सपैंड करना हो तो ध्यान रखना, कंसाइनमेंट के हेल्प से ही बिजनेस को एक्सपैंड किया जाता है। ठीक है, मतलब यदि आप बोलिएगा ना कि नहीं ठीक है, किसी को ही बोलिएगा कि ठीक हम आपको गुड्स भेज रहे हैं, आप बेचिए, खर्चा आप देखिएगा, तो जानते हो क्या करेगा? वो पैसे मेरा गुड्स वो बेचेगा,
और गुड्स का पैसा भी रख लेगा और हमको कुछ देगा भी नहीं। जानते क्यों? क्योंकि दिखाएगा मेरा खर्चा है सिर्फ। यदि हम उसको ये बोल दें कि आपका जो भी खर्चा है वो हम पे करेंगे, आप दुकान दिखाइए, कहाँ पे दुकान है, अच्छा ये दुकान है आपका, ठीक है, इसका भाड़ा का एग्रीमेंट दिखाइए, ठीक है, अच्छा स्टाफ कितना रखें, अच्छा 4 स्टाफ आपको लगेगा, ठीक है, उस स्टाफ का सबका बैंक अकाउंट दे दीजिए, सबको सैलरी हम दे देंगे। इसका मतलब एजेंट को कुछ करना ही नहीं। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का फोटो कॉपी भेज दिया करिएगा, हर एक महीना है हम लोग पेमेंट कर देंगे। इसका मतलब एजेंट को कुछ करना ही नहीं है, एजेंट को कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ आपके यहाँ गुड्स जाएगा, आप उसे गोडाउन में रखवाइए, वहां से निकाल कर शोरूम में रखिए, शोरूम से आप आराम से उसको बेचिए, जैसे बिकता है पैसा कंपनी के अकाउंट में डालते जाएंगे। सर तो दूसरा सेट में जो दुकान रहेगा तो वो मतलब एजेंट का रहेगा कि मतलब एजेंट दुकान अरेंज करेगा, तभी तो उसको, वो जो एजेंट भी तो कुछ काम कर रहा है ना, तभी तो कमीशन दे रहे हैं उसको, तभी तो उसको कमीशन दे रहे हैं। और आप तो इंटरेस्टेड हैं ऐसा बिजनेस में ना, ऐसा मान लीजिए हमको पढ़ाने में मजा आता है तो हम पढ़ा रहे हैं, आपको लग नहीं पढ़ाना बहुत हेडेक का काम है, क्या सब बच्चा क्वेश्चन पूछता है, इसी ऐसा बात पूछेगा आपको आता ही नहीं रहेगा, ठीक है, आपको लगे नहीं हम कोई दूसरा धंधा ही चला, बहुत तरह के लोग होते हैं ना, तो आपको लगे नहीं आप बिजनेस चला सकते हैं, आपको दुकान चला सकते हैं, आप शोरूम चला सकते हैं, तो आप इस तरह का बिजनेस ला सकते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि आपको प्रॉपर जगह पे आपको शोरूम दिखाना पड़ेगा, प्रॉपर जगह में आपको गोडाउन दिखाना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये काम करने में आप सक्षम है, क्योंकि आपका तो दुकान भाड़े पे है, गोडाउन भाड़े पे है, और माल जो हम आपको देंगे तो करोड़ों रुपया का माल दे देंगे ना, आप यदि सक्षम ही रहिएगा तो नुकसान मेरा हो जाएगा। इसका मतलब आपको भी दिखाना पड़ेगा कि आप भी कैपेबल है इस तरह बिजनेस को हैंडल करने में, इस तरह बिजनेस आप हैंडल कर चुके हैं, तभी तो आपको एजेंसी अलॉट होगा। हाँ, नहीं तो फिर आलू वाला सब जाके एजेंसी ले लेगा ना। इसका मतलब जो एजेंट होता है वो भी एक्सपर्ट, उसके पास भी एक्सपर्टाइज नॉलेज रहता है, उसके पास भी फिनेंशियल पावर रहता है, क्योंकि आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा, एडवांस दीजिएगा ना कुछ। हाँ, मान लीजिए हम आपको 5 करोड़ का कोर्स दे दिए, हम आपको बोलेगा ठीक है कम से कम 2 करोड़ का एडवांस भिजवा दीजिए, जैसे माल बिकेगा रख लीजिए, जैसे माल बिकेगा आप रख लीजिएगा, तो बोल ही सकते हैं ना। तो आप बोलिए नहीं मेरे पास पैसा नहीं है तो फिर बोला धंधा मत करिए ना। अच्छा, इसका मतलब कंसाइनमेंट बिजनेस जो है ये कमीशन वाला बिजनेस है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट, यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप रहता है। इसका मतलब एजेंट जो काम कर देगा वो बात किसको मानना पड़ेगा? प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा। जो काम एजेंट कर दिया वो काम किसको मानना पड़ेगा? इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, एक बार एजेंट माल बेच दिया, अब माल में कोई गड़बड़ी निकला तो किसका बर्डन होगा? प्रिंसिपल का बर्डन है, एजेंट का बर्डन नहीं है। और कभी आपका मोबाइल खराब होता है तो किसको पकड़? दुकान वालों को पकड़ते हैं क्या? दुकान वाला कभी कुछ करता है? चाहिएगा, हल्ला चिल्ला करेगा, आपको एक नंबर दे देगा, बोले इस नंबर पे बात कर लीजिए। तो नंबर किसका रहेगा? सर्विस सेंटर का रहेगा। सर्विस सेंटर किसका है? कंपनी का है ना। इसका जितना भी धंधा देख रहे हैं वो डायरेक्ट बिजनेस वाले को छोड़कर, ठीक है, बाकी जितना भी आपको लगता नहीं जो बिजनेस चल रहा है, ठीक है, वो उसमें 90% बिजनेस हम आपको दिखा देंगे। कैसा बिजनेस है? कंसाइनमेंट बिजनेस है, वो कंसाइनमेंट बिजनेस है। ठीक है, आइए। अच्छा, जैसे हम आपको बात कर रहे थे, हम लोग कुछ बात समझेंगे। ये ठीक है, सबका क्लियर है? सबका क्लियर है ना? इसको छापना छाप लो, इसको लगता है कि सब आता है पहले से ही। जिनको कॉपी करना फास्ट कॉपी करो। क्या तो रही, बाप रे बाप।
आइए बात करें। ठीक है सबका, देखिए आपके साथ हम बात करेंगे प्रोफार्मा इनवॉइस। अच्छा, गुड्स भेजेगा कौन? गुड्स भेजेगा कौन? कंसाइनर। अच्छा, कंसाइनर जब गुड्स को भेजेगा तो जाहिर सा बात है गुड्स का बढ़िया तरीके से पैकिंग करेगा ना, तभी भेज सकते हैं, तभी भेज सकते हैं उसको। विदाउट पैकिंग आपका गुड्स कहीं आप कहीं भेज नहीं पाइएगा, आपको पैकिंग करना ही पड़ेगा। अच्छा, पैकिंग यदि करते हैं, मान लीजिए हम बढ़िया से पैकिंग कर दिए, तो जो गुड्स आपका लेने वाला है, मतलब जो लेकर जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टर, ठीक है, या जो कैरियर है, वो आपसे पूछेगा ना कि डब्बे के अंदर क्या है। बॉम्ब रहेगा तो सब हो जाएगा। पूछेगा कि नहीं? वो पूछेगा। इसका मतलब अब आप कैसे बताइएगा? आप तो पैकिंग कर दिए, इसका मतलब पैकेट के ऊपर ही आपको लिखना पड़ेगा कि इस कंटेनर के अंदर क्या है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब अब आप कंटेनर के ऊपर आपको लिखना है कि इसमें क्वांटिटी क्या है, इसका कीमत क्या है, कौन भेज रहा है और किसको भेज रहा है। ये बात आपको उस पैकेट के ऊपर लिखना पड़ेगा। यदि पैकेट अच्छा है तो उसी को मार्कर पेन से लिखा जाता है, तो पैकेट अच्छा नहीं है तो एक पेज में लिखकर उसमें चिपका दीजिए, पेज में लिखकर उसको चिपका दीजिए। यदि मेरा बात पे आपको विश्वास नहीं हो, एक आप काम करिए, डब्बा होगा उस रूम में, देखिए सब मांग गया देगा, और किसी कुरियर वाले के पास चले जाइए, बोलिए कि इसको हम दिल्ली भेजना है, देखिए आपसे लिखवा लेगा सारा बात। वो पैकेट देगा, बोलेगा इसमें क्या क्या है लिख दीजिए, क्या क्या है इसके अंदर तो लिख दीजिए। ठीक है, इसका मतलब बिना डिक्लेरेशन का आपका प्रोडक्ट कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं लेगा। सर लोग खोल के नहीं देखते, कितना पैकेट खोल कर देखेगा? अब मान लीजिए खोल कर देखेगा, आप इल्जाम लगा दिए कि माल चोरी हो गया, तब वो क्या करेगा ना? यदि उसको डाउट रहेगा, बड़ा ट्रांसपोर्टर है, डाउट रहेगा, तो उसके पास एक्सरे मशीन रहेगा, देख लेगा एक्सरे करके इसमें ड्रग्स है कि नहीं, इसमें हथियार है कि नहीं, उसे देख लेगा। जैसे एयरपोर्ट सब में होता है, ठीक है, वो सब होता है। इसका मतलब आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जिस डिक्लेरेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस। ठीक है, प्रोफार्मा इनवॉइस एक रिटन डिक्लेरेशन है जो कंसाइनर गुड्स को कंसाइन करते समय, गुड्स को भेजते समय लिखता है। ठीक है, उसमें रिगार्डिंग क्वांटिटी, रिगार्डिंग प्राइस, रिगार्डिंग एड्रेस ऑफ कंसाइनी एंड एड्रेस ऑफ कंसाइनर हिमसेल्फ, सारा बात उसमें लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब आइए पॉइंट नंबर कौन सा डिस्कस करने वाले हम लोग? प्रोफार्मा इनवॉइस। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट It is a written document given by a consignor at the time of sending goods to his consignee,
ठीक है, it contains declaration regarding, इसके अंदर डिक्लेरेशन किसकी रिगार्डिंग रहता है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, एड्रेस ऑफ consignee and consignee, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है, इसी डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखेंगे हम लोग? का नाम हम लोग रखेंगे प्रोफार्मा इनवॉइस, ठीक है। अच्छा, जब एजेंट के पास गुड्स पहुंच गया, एजेंट रेगुलर बेसिस में मेरा गुड्स को बेचता है, तो एवरी ईयर के एंड में एजेंट हमको बताएगा कि एक साल में कितना गुड्स उसको मिला था, आउट ऑफ दैट वो कितना बेचा है, कितना उसके पास अनसोल्ड है, वो बेचा है तो कितना उसका प्राइस क्या हुआ, सेल प्राइस क्या हुआ, आउट ऑफ दैट सेल प्राइस उसका एक्सपेंस क्या था, उसका कमीशन क्या था, ठीक है, कितना एडवांस वो दे चुका है, अब वो कितना पैसा देने वाला है, ठीक है, सारा स्टेटमेंट हमको लिख कर देगा, समझे बात। जैसे मान लीजिए हम टीवी बेचते हैं, ठीक है, हम अपना एक एजेंट को 100 टेलीविजन भेजे थे इस साल, ईयर 2021 में हम 100 टेलीविजन भेजे थे। उसके पास पहले से 20 स्टॉक में था, ओपनिंग स्टॉक में, तो 20 पहले से था, 100 हम भेज दिए, कितना हो गया 120। अब वो 120 में से वो 70 बेच चुका है, ठीक है, तो 70 कितने प्राइस में बेचा है, साल भर का खर्चा क्या है, कितना उसका कमीशन हुआ, ठीक है, सारा सेल वैल्यू से लेस करेगा। मान लो 70 टीवी का सेल वैल्यू बताता है, मान ली 35 लाख रुपए, वो एक्सपेंस दिखा रहा 5 लाख रुपया, कमीशन उसका है 3 लाख रुपया, तो बचा कितना 27 लाख। आउट ऑफ 27 लाख हमको 10 लाख पहले दे चुका है, तो बचा कितना 17 लाख। वो 17 लाख हमको देगा, चेक को अभी भेजिएगा उसी डॉक्यूमेंट के साथ। ये जो डॉक्यूमेंट जो कंसाइनर को देता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है अकाउंट सेल। का नाम क्या होता है? अकाउंट सेल। एक डॉक्यूमेंट कंसाइनर भेजा, दूसरा डॉक्यूमेंट कौन देगा? कंसाइनी देगा। पॉइंट नंबर 3, अकाउंट सेल। It is a written document. It is a written document sent by the consignee to the consignor at the end of the accounting year. इट इज ए डॉक्यूमेंट, ये रिटन डॉक्यूमेंट है। ये क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है। सेंड बाय द कंसाइनी, सेंड बाय द कंसाइनी। कंसाइनी किसको देगा? टू द कंसाइनर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। It shows information regarding सर एट द एंड ऑफ द क्या लिखे हैं? ए बाई सी क्या बोलते हैं? समझिए नहीं पता ना क्या बोलते हैं? अकाउंट, ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग ना। ठीक। It shows information regarding quantity of goods sold, unsold quantity,
unsold quantity expenses of consignee commission of consignee and balance payable to the consignor बाकी पैसा किसको मिलने वाला है? कंसाइनर। एकदम क्लियर सबका? समझ में आ रहा सबको? आइए देखिए पॉइंट हमें कितना चलेगा? 4। हम आपके साथ बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ कमीशन के बारे में। अच्छा, इस बिजनेस में कंसाइनी का सिर्फ एक ही कमाई है। कंसाइनी का सिर्फ एक ही कमाई है, वो है क्या? वो है कमीशन। ठीक है, मतलब कंसाइनी का जो रेम्युनरेशन है यहाँ पर वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कमीशन। ठीक है, कमीशन 3 तरीके का होगा। एक होगा नॉर्मल कमीशन जो सेल के ऊपर देना पड़ेगा आपको। सेकेंड होगा आपका, उसका नाम होगा डेल क्रेडिटर कमीशन। क्या नाम होगा? डेल क्रेडिटर कमीशन। एंड थर्ड होगा, उसका नाम होगा स्पेशल कमीशन। 3 तरीके का कमीशन होगा। ठीक है, आइए समझते हैं एक करके बात। आइए, इन दिस बिजनेस the remuneration of the consignee is his commission। इस बिजनेस में जो कंसाइनी का रेमुनरेशन जो होगा कंसाइनी का, वो क्या होगा? वो उसका कमीशन होगा। ठीक है, the commission are of 3 types। ये कमीशन 3 तरीके का होगा। एक को हम बोलते हैं नॉर्मल कमीशन, थोड़ा कॉपी का टेढ़ा एकदम जैसे बोलिएगा उसे लिख देंगे। ठीक है, आप लिख पा रहे हैं ना? हाँ सर, पूरा लिखो। घबराइएगा बता जब बया करते। ठीक है, इट इज द ऑर्डिनरी कमीशन, इट इज द ऑर्डिनरी कमीशन। ये ऑर्डिनरी कमीशन है, मतलब एवरी सम में रहेगा ही रहेगा। ऑर्डिनरी कमीशन मतलब हर एक सम में होना अनिवार्य है, होगा ही रहेगा, होगा। इट इज द ऑर्डिनरी कमीशन पेबल ऑन, किसके ऊपर पे होगा? सेल्स के ऊपर। ठीक है, सेकेंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, उसका नाम है डेल क्रेडिटर कमीशन। अच्छा, डेल क्रेडिटर कमीशन सिर्फ तभी दिया जाएगा, डेल क्रेडिटर कमीशन सिर्फ तभी दिया जाएगा जब कंसाइनी क्रेडिट सेल करता हो। कंसाइनी क्या करता हो? कंसाइनी यदि क्रेडिट सेल करता हो तो कंसाइनी अपने मन से तो करेगा नहीं, कंसाइनर बोलेगा क्रेडिट सेल करो, क्रेडिट सेल करो। अच्छा, कंसाइनी को क्या, उस कंसाइनी को क्या लगेगा? उसका वापस कुछ जान नहीं रहा, सब माल उधार बेच दो, जो नहीं ले रहा उसको भी दे दो।
ना, क्योंकि उसका क्या नहीं है, उसका ना ही गुड्स है, ना ही उसका एक्सपेंस है, ना ही उसका कोई बर्डन है। इसका मतलब नुकसान किसका हो जाएगा? कंपनी का नुकसान, कंसाइनर का नुकसान हो जाएगा। ये बात तो कंसाइनर भी समझेगा ना। इसका मतलब कंसाइनर बात समझता है कि यदि कंसाइनर को हम ये पावर देते हैं कि आप गुड्स को क्रेडिट में बेचिए, इसका मतलब चांस ऑफ बैड डेट्स इंक्रीज कर जाएगा। क्या इंक्रीज कर जाएगा? चांस ऑफ बैड डेट्स। क्यों इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि कंसाइनर का गुड्स है नहीं। जितना गुड्स से जितना हमको अट्रैक्शन रहेगा, जितना हमको लगाव रहेगा, कंसाइनी को नहीं रहेगा, क्योंकि उसका कुछ लगा नहीं उसमें, मेरा तो कैपिटल लगा है उसमें ना। इसका मतलब कंपनी जानता है ये बात कि यदि ट्रेड सेल जैसे ही करेगा, कंपनी का क्या बढ़ने का चांस रहेगा? कंपनी का बैडेस बढ़ने का चांस रहेगा। तो कंपनी उसको बोलेगा देखो एक काम करो, तुम और कमीशन लो, और नहीं तो मिलता ही है ना, एक काम करो और कमीशन लो, 5% और लो, लेकिन बैडेस जो होगा वो तुम्हारा होगा। बैडेस जो होगा वो तुम्हारा होगा। बैड डेट्स हमें लेंगे तो सर उसका कमीशन से कट जाएगा जो बैड पूरा बात सुनो। बैड डेट्स क्या होगा? बैड डेट्स तुम्हारा होगा। हम इसका मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपया गुड्स आप बेचे हैं, तो हमको 1 लाख रुपया ही चाहिए, हमको 1 लाख रुपया ही चाहिए। आप बोलिएगा नहीं 10,000 रुपया वो सर वो दिया नहीं सर, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आपको क्या दे रहे हैं? हम आपको दे रहे हैं स्पेशल एक अलग कमीशन, जिस कमीशन का नाम क्या रखे हैं? डेलिकेटेड कमीशन। इसका मतलब डेलिकेटेड कमीशन जब भी कंसाइनर कंसाइनी को देगा, इसका मतलब बैड डेट्स का बर्डन किसके ऊपर जाएगा? कंसाइनी के ऊपर जाएगा। और जाहिर सा बात है नहीं देंगे तो बैड डेट्स का बर्डन किसको लेना पड़ेगा? कंसाइनर को लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब बैड डेट्स का बर्डन को शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, कंसाइनर एक अलग कमीशन कंसाइनी को देता है, जिस कमीशन का नाम रखा जाता है डेलिकेटेड कमीशन। जैसे ही क्वेश्चन के अंदर डेलिकेटेड कमीशन रहे तो समझना बैड डेट्स नहीं लिखना है। क्या समझना? बैड डेट्स नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना बैड डेट्स? क्योंकि बैड डेट्स तो मेरा एक्सपेंस है ही ना, हम तो कंसाइनर का हिसाब कर रहे हैं। बैड डेट्स मेरा एक्सपेंस है ही नहीं। बैड डेट्स किसका एक्सपेंस होगा? कंसाइनर का, सॉरी कंसाइनी का। जैसे ही डेलिकेटेड कमीशन क्वेश्चन के अंदर नहीं है, आप क्वेश्चन में कहीं दिखिए आपको बैड डेट्स, वो आपका नुकसान है। ठीक है, आपको लिखना हो। ठीक है, इसका मतलब डेलिकेटेड कमीशन, कोई पूछे डेलिकेटेड कमीशन क्या होता है, तो ऑर्डिनरी कमीशन को छोड़कर जो दूसरा कमीशन दिया जाएगा उस कमीशन का नाम क्या होगा? डेलिकेटेड कमीशन। ठीक है, any commission paid over and above any commission paid over and above its normal commission is called del-credited commission। ठीक है, when this commission is given to the consignee, ये कमीशन जब भी हम किसको देंगे? कंसाइनी को। then the burden of bad debts is shifted to the कंसाइनी। मतलब कंसाइनी को बोलेंगे ये एक्स्ट्रा कमीशन लो, मतलब ये डेलिकेटेड कमीशन लो और बैड डेट्स तुम्हारा है। हाँ, अब बोलिए क्या बोले तुम, क्या काट के देंगे बताइए? कमीशन अब तो सीधा सा हिसाब हो गया ना। 1 लाख का सेल हुआ, उसका मान लीजिए कमीशन ऑर्डिनरी कमीशन है 3%, मान लीजिए 2% डेलिकेटेड कमीशन है।
तो दोनों मिला कितना हो गया 5%। तो 5% कमीशन काट ले 5,000, खर्चा जो हुआ काट ले, बाकी पैसा हमको दे दे। अब बैड डेट्स हुआ नहीं हुआ वो समझे, बैड डेट्स हुआ या नहीं हुआ वो समझे ना। और यदि हम उसको डेडिकेटेड कमीशन नहीं देते हैं, ऐसे केस में बैड डेट्स होता है तो बैड डेट्स बर्डन मेरे ऊपर ही आएगा। तब बैड डेट्स काटने के बाद जो पैसा बचेगा वो हमको देगा, ठीक है। इसका मतलब when this commission is given to the consignee then the burden of bad debts is shifted to the consignor, ठीक है, sorry consignee। otherwise the consignor will have to bear the loss due to bad debts। जल्दी फास्ट गो थ्रू कर लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। ज्वाइन करना था, कल सुबह 10 बजे क्लास है। आइए बात बंद करिए। ये यहाँ तो ठीक है सबका, किसी को पूछना कुछ पूछना है? ऋषि अरे पूछिए ना, कोई नींद आ रहा ना? ठीक है, हम अगले क्लास में मुजरा का इंतजाम कर देंगे। हाँ ठीक है, हाँ हाँ पढ़ाई लिखाई में तो मन रहा नहीं, नींद नहीं जाएगा तो क्या होगा। आइए अब कॉन्सेप्ट समझिए स्पेशल कमीशन का, ध्यान सुनिए, बात मत करिए। अब कॉन्सेप्ट समझिए स्पेशल कमीशन का। देखिए आप लोग देखिएगा, जब भी कोई प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर एक लिखा रहता है जिसका नाम रहता है MRP ना। MRP मान लीजिए लिखा हुआ 10,000 रुपये, तो देखिएगा ना प्रोडक्ट 10,000 में नहीं बेचता है, लिखा हुआ MRP 10,000 पर वो ऐसे काट के लिख के रखिएगा 9,000 में बेचता है ना, या फिर 10,000 से कम में बेचता है। समझ लीजिए थोड़ा। इनक्लूसिव MRP मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ, ये लिखा हो ब्रैकेट लिखा होना चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। नहीं लिखा रहेगा GST अलग लगता है, GST का कहानी डिफरेंट है, ठीक है। GST अगर दे रही है फिफ्थ सेमेस्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रैकेट लिखा रहेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, ठीक है, नहीं तो GST एक ऐसा चीज है जो अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन MRP जब भी लिखा रहेगा तो गौर से देखिएगा, ब्रैकेट लिखा रहेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स लिखा रहना चाहिए, तभी MRP कहलाता है। अच्छा, MRP है 10,000 और गुड्स जब हम एक गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस है जब हम भेजते हैं तो गुड्स का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए है सपोज 6,000, तो 6,000 हमको पता है गुड्स का कॉस्ट प्राइस है, इसमें खर्चा है, ठीक है। MRP कितना है 10,000। हम अपने कंसाइनी को बोल के रखे हैं कि देखो 10,000 रुपया तो MRP है, पर आपको बेचना है 8,000 से, 8,000 के नीचे नहीं बेचना है। इसको कंपनी बोलता है बेस प्राइस। कंपनी इसको क्या बोलता है? इसके नीचे भी कोई बेच देगा तो उसका डीलरशिप कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं बेच सकता, ठीक है, वो नहीं बेच सकता। इसका एक बेस प्राइस कंपनी ही बता देगा कि देखो मेरा गुड्स का कॉस्ट है 6,000, बेस प्राइस है 8,000 और MRP है 10,000, ठीक है। इसका मतलब मान लीजिए मेरा एजेंट है A, B और C। A क्या करेगा 8,000 बेच देगा, 8,000 तो बेचना ना बेस प्राइस, B भी बेच देगा 8,000 में, C बेच देगा 8,000 में, तो मेरा नुकसान हो रहा है ना? नहीं हो रहा नुकसान? मेरा नुकसान हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा नुकसान, मेरा नुकसान हो रहा है। हम 8,000 बेस प्राइस बोले हैं और ऊपर का प्राइस कितना है, तो इसका 8,000 से ऊपर बेचिए ना, आप उसको बेचिए ना, 8.5 में बेचिए, 9 में बेचिए, 9.5 में बेचिए। आप 8 में क्यों बेच रहे हैं? इसका मतलब
कंसाइनी को लगेगा कि भैया मेरा हमको कुछ अलग से आ नहीं रहा है, 8,000 कंपनी बोला है, चलो जो आते हैं 8,000 बेचते जाओ। कई दिन कंसाइनी को ऐसा बोल दे कि यदि 9,000 के ऊपर यदि लाते हैं पैसा, 9,000 के ऊपर लाते हैं पैसा, तो ऊपर वाला जो पैसा लाइएगा उसमें 25% आपका, 75% मेरा, या आधा आपका आधा मेरा। अब देखिए, अब कंसाइनी क्या कोशिश करेगा, कोशिश करेगा 9,000 के ऊपर ही रहे। उसमें देखिए दो फायदा उसका, एक तो उसका कमीशन भी 9,000 पे निकलेगा, उसका जो ऑर्डिनरी कमीशन वो भी किस पे निकलेगा, 9,000 पे निकलेगा, और दूसरा 9,000 का ऊपर वाला जो पैसा आएगा उसमें भी उसको अलग से मिलेगा। इसका अब कंसाइनी कोशिश करेगा कि 9,000 के ऊपर बेचे, और जैसे 9,000 के ऊपर बेचता है उसका तो फायदा हो ही रहा है, उसका घर संसार तो चलेगा ही, मेरा ही फायदा हो रहा है ना। जो माल 8 में बिकता था अब किस में बिक रहा है, 9,000 के ऊपर बिक रहा है, मेरा फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हर एक एजेंट को, ठीक है, स्पेशल कमीशन दो तरीके का होता है। एक तो हम बताएं प्राइस को रिगार्डिंग, प्राइस के रिगार्डिंग ज्यादा होता है। दूसरा होता है क्वांटिटी के रिगार्डिंग, बोल देंगे अच्छा 5,000 पीस बेच दिया, 5,000 पीस बेच दिया तो 20 पीस आपको फ्री, जाइए। आप लोग में से किसी का होलसेल रिटेलर का दुकान होगा, कोई मोदी का दुकान होगा किसी का, तो पप्पा से जाकर पूछिएगा, बता देंगे आपको। वो कंपनी ऐसा ऑफर देता है कि 50 बैग बेच दो 10 बैग फ्री, इसका 10 बैग आपका हो गया, वो 10 बैग को बेच के जो पैसा होगा वो आपका कमीशन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये दो तरीके का होता है। एक क्या बताएं हम आपको, एक प्राइस के रिगार्डिंग होता है, या दूसरा क्वांटिटी। हम लोग क्वांटिटी वाला नहीं पढ़ेंगे, हम लोग प्राइस वाला ही पढ़ेंगे। क्वांटिटी वाला प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए स्पेशल कमीशन किसको बोलते हैं, when goods are sold by the consignee over and above a fixed selling price, over and above a fixed selling price, then he is entitled to, उसको क्या मिलेगा बताओ तो, स्पेशल कमीशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। इसी का दूसरा नाम क्या है, ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, एकदम क्लियर सबका। पॉइंट में कितना चलेगा बताओ, 5। expenses of कंसाइनी। अच्छा, खर्चा कंसाइनर का भी होता है। कैसे कंसाइनर का होगा, कंसाइनर से गुड्स कंसाइनी के घर तक भेजेगा, ठीक है, तो भेजने में खर्च होगा ना, भाड़ा है, इंश्योरेंस है, बिना इंश्योरेंस का गुड्स जाएगा नहीं। फ्रेट एंड इंश्योरेंस दो खर्चा होता है। फ्रेट मतलब भाड़ा, और दूसरा क्या होगा, इंश्योरेंस। ये बिना इंश्योरेंस का कोई भी कैरियर आपका गुड्स लेकर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया रहेगा तो गुड्स का नुकसान जो होता है वो कैरियर वाले को देना पड़ेगा, कैरियर वाले को देना पड़ेगा। समझे बात। जैसे मान लीजिए अमन क्या करता है, एक छोटा सा ये रखा, गाड़ी रखा है, गुड्स यहाँ से वहाँ भेजता है। मेरा गुड्स लिया, यहाँ से गया, जब वहाँ रास्ते में गुड्स डैमेज हो गया, जानते हैं हम किसको पकड़ेंगे, अमन को पकड़ेंगे कि जानबूझ से किया तुम, भाड़ा नहीं देंगे उसको।
उसको क्या नहीं देंगे, भाड़े नहीं देंगे। ठीक है, इसका मतलब यदि अमन थोड़ा भी समझदार होगा तो हमको पहले क्या बोलेगा कि सर आपका गुड्स बहुत महंगा है, आप क्या करवा के भेजिए, आप इंश्योरेंस का इन ट्रांजिट इंश्योरेंस करवा के भेजिए। ठीक है, अब जैसे इंश्योरेंस करवा दिए, अब गुड्स रास्ते में डैमेज यदि होता है तो अमन को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि टेंशन किसके ऊपर जा चुका है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जा चुका है। इंश्योरेंस कंपनी अब उसका डैमेज देगा। ठीक है, तो कंसाइनर जब भी गुड्स भेजेगा तो उसका दो खर्चा होगा, एक का नाम होगा फ्रेट, एक का नाम होगा इंश्योरेंस। दो एक्सपेंस होता है और दोनों एक्सपेंस हमेशा ही नॉन रेकरिंग होगा। क्या होगा, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का यही मतलब होता है ऐसा खर्चा जो दोबारा आप नहीं कर पाइएगा, एक ही बार खर्चा कर। जैसे मान लीजिए हम एक बार अमन को दे दिए गुड्स, अमन बोला सर 500 रुपया भाड़ा लगेगा, एक बार गुड्स लेके चला गया, फिर कल भाड़ा मांगने आएगा ऐसा क्या, मांगेगा? इंश्योरेंस कंपनी को हम 100 रुपया दे दिए हैं, फिर वो हमसे मांगेगा क्या? इसका मतलब याद रखना, कंसाइनर एक्सपेंस इसीलिए डिस्कस होगा ही नहीं, कंसाइनर एक्सपेंस डिस्कस ही नहीं होगा, क्योंकि कंसाइनर एक्सपेंस हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा नॉन रेकरिंग, ऐसा खर्चा जो दोबारा आप कर ही नहीं सकते हैं। पर जो कंसाइनी का एक्सपेंस जो होता है, कंसाइनी का सारा एक्सपेंस किसको लेना पड़ेगा, सब कंसाइनर ही लेगा। कंसाइनी का जितना एक्सपेंस है सब कंसाइनर को ही लेना है, लेकिन कंसाइनी का एक्सपेंस का नेचर समझना पड़ेगा। कंसाइनी एक्सपेंस का दो नेचर होता है। कंसाइनी एक्सपेंस का कुछ ऐसा पार्ट होगा जो नॉन रेकरिंग होगा और कुछ ऐसा पार्ट होगा जो रेकरिंग होगा। ठीक है, अच्छा सारा एक्सपेंस तो हम ही को लेना है, तो फिर हमको रेकरिंग नॉन रेकरिंग से क्या मतलब है? मतलब है क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन करते समय, ठीक है, रेकरिंग एक्सपेंस कंसीडर नहीं होता है। स्टॉक वैल्यूएशन मतलब कंसाइनी के पास जो स्टॉक बचा हुआ रहेगा उस स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उस स्टॉक का वैल्यू निकालते समय, ठीक है, हमको क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या, मेरा एक खर्चा क्या था, मेरा खर्चा हमेशा लेना, मतलब कंसाइनर खर्चा हमेशा लेना। कंसाइनर खर्चा का दो पार्टीशन है, उसका कुछ रेकरिंग हो सकता है, कुछ जब स्टॉक वैल्यूएशन होगा तो नॉन रेकरिंग ही लेंगे, सिर्फ नॉन रेकरिंग लेंगे। समझेंगे नॉन रेकरिंग क्या होता है, तभी तो लेंगे। देखना, नॉन रेकरिंग का मतलब ऐसा खर्चा जो एक बार ही हो। कुछ कॉमन सेंस समझ जाएंगे हम, कुछ हम बोल देंगे। जैसे देखिए यहां से ना हम गुड्स भेजे, मोहित रहता दिल्ली में, मोहित रहता कहाँ, दिल्ली में। यहां से हम उसको ना 2 कार्टून भेजे, हम भी मोबाइल फोन बेचते हैं, 2 कार्टून मोबाइल फोन पे भेजे, बड़ा बड़ा कार्टून। तो मेरा फ्रेट एंड इंश्योरेंस क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मेरा फ्रेट इंश्योरेंस नॉन रेकरिंग। जैसे दिल्ली प्लेटफॉर्म पे गुड्स उतरा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कुली वाले को बुलाएगा या ठेला वाला को बुलाएगा, गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग करवाएगा। मतलब गुड्स अनलोड होगा एंड दूसरा एक ट्रक में या लॉरी में गुड्स लोड होगा। लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा कितने बार लगेगा, एक बार। दोबारा दे पाएगा क्या? कुली को मान लीजिए देना पड़ा 100 रुपया, कितने बार देगा? मान लीजिए ना वहां पर गुड्स का कुछ क्लियरेंस लगता है, मतलब रेलवे बोला कि 500 रुपया लगेगा क्लियरेंस, आपका बहुत बड़ा बड़ा कार्टून है, 500 रुपया क्लियरेंस चार्ज है, देना पड़ेगा, वो दे दिया 500 रुपया। क्या कहलाएगा, रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? एक ही बार लगेगा। गुड्स लॉरी में लोड किया, लॉरी वाले को भाड़ा दिया 500 रुपया, क्या कहलाएगा, नॉन रेकरिंग। गुड्स रेकरिंग कहलाएगा, वो लॉरी वाला बार बार कर लेगा पैसा, लॉरी वाला एक ही बार लेगा पैसा। अच्छा, गुड्स आप उसके गोडाउन में चला गया, गुड्स किसी गोडाउन में चला गया, कंसाइनी गोडाउन चला गया, गोडाउन का भाड़ा रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? गोडाउन का भाड़ा हर एक महीना देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल गोडाउन का, शोरूम का भाड़ा, शोरूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल, शोरूम में जो स्टाफ काम करता है उसका सैलरी, हाँ। इसका मतलब जो सेलिंग एक्सपेंसेस है या जो ऐसा खर्चा जो महीने के ऊपर डिपेंड करता है, मंथली, ठीक है, वो रेकरिंग होगा। ठीक है, और ऐसा खर्चा जो आपको लगे कि गुड्स को क्लियर कराने में खर्च लगता है,
ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं गुड्स को गोडाउन में पहुंचने से पहले, गुड्स किस कहां से पहुंचने से पहले, कंसाइनी के गोडाउन के पहुंचने से पहले तक का जो खर्च होता है वही नॉन रेकरिंग होता है। एक बार गुड्स गोडाउन में आ गया तो जो भी खर्चे का नाम लो वो सब रेकरिंग हो जाएगा। एकदम क्लियर? इसका मतलब सम्स करते समय हम लोग को कंसाइनी का खर्चा में रेकरिंग कौन सा है और नॉन रेकरिंग कौन सा है ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें गलती करने से पूरा सम्स ही गलत हो जाएगा। आइए, हाँ बात करिए, बाद में साफ करेंगे, बात करिए। आइए, ऑल एक्सपेंसेस of the consignee is borne by the consignor। सारा खर्चा कौन बेयर करेगा? कंसाइनर। बट फॉर स्टॉक वैल्यूएशन, we only need non-recurring expenses। मतलब स्टॉक वैल्यूएशन के लिए हमको सिर्फ नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस चाहिए। हेंस the consignee expenses are classified as। कंसाइनी का जो खर्च है उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करने वाले हैं। एक का नाम हम क्या रखेंगे? नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस किसको बोलेंगे? दोज एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा, ऐसा नहीं है कि वो उस कूली वाले को हम 100 रुपया दे दिए, अगली बार जब माल आएगा तो हम उसको देंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तुमको दे दिए, नॉन रेकरिंग है जाओ। मतलब एक कंसाइनमेंट के लिए नॉन रेकरिंग है, दूसरी बार जब आएगा तो फिर तो लेगा ही पैसा ना। तो दोज एक्सपेंसेस which are incurred in relation those expenses which are incurred in relation to a particular consignment only once is called non-recurring expenses। It is also called, इसी का दूसरा नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप एग्जाम देने गए, लिख दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पता ही नहीं है। ऑफलाइन एग्जाम रहेगा, बार बार वैसे ही जाएगा बाथरूम, कोई बता ही नहीं रहा डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है। कितना चीज पेपर लेके जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आप लोग मत मजाक उड़ाइए, तब दिक्कत हो जाए। हाँ चलिए, ये क्लियर है सबका? ये सब बात इसलिए बोलते हैं ना, ताकि ना ये सब बात बोले उसको हमेशा याद रहेगा कि सर ऐसा बोले थे, मतलब भूलेगा नहीं। आप वो भी नहीं भूलेगा, बाकी बच्चे लोग को याद रहेगा। आइए देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, कूली,
कार्टेज, लोडिंग, अनलोडिंग, क्लियरेंस, ड्यूटी, फ्रेट्स, ड्यूटी, फ्रेट्स, ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं, चार्जेज। एक्सपेंस एंड चार्ज में फर्क है। चार्ज का मतलब आप जो आपको देना ही देना है, जो बर्डन आपका देना ही। एक्सपेंसेस का मतलब खुदरा खर्चा, चाय पी लिए, बीड़ी पी लिए, ठीक है, वो मिसलेनियस, ठीक है। और चार्जेस का मतलब, चार्जेस का मतलब जो आपको जहां से गुड्स क्लियर करते हैं ना, वो आपको बोला कितना चार्ज लगेगा, पूछे किस चीज का, मिसलेनियस है। कहीं मिसलेनियस चार्जेस वर्ड लिखते हैं, चार्जेस वर्ड ध्यान रखना, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। आएगा का मतलब नॉन रेकरिंग, ठीक है। नंबर बी, रेकरिंग एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंस या तो सेलिंग नेचर का हो या फिर जो एक्सपेंसेस फिक्स्ड हो। फिक्स्ड मतलब जो एवरी मंथ पे डिपेंड करता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। दोज एक्सपेंसेस which are fixed in nature or which are selling in nature is called so क्या बोलेंगे हम लोग, रेकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। हटाएं, it is also called it is also called it is also called selling expenses। इसको हम लोग सेलिंग एक्सपेंस के नाम से जानते हैं, या फिर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल, रेंट, लाइटिंग, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस। याद रखना, मिसलेनियस एक्सपेंस लिखा रहेगा तो रेकरिंग हो जाएगा, क्योंकि चाय बीड़ी रोज पिएंगे ना जेलर, हाँ। और मिसलेनियस चार्जेस जब लिखा रहेगा तो एक ही बार देना पड़ेगा, ठीक है। एकदम क्लियर सबका। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन क्यों पढ़े हम लोग, क्यों पढ़े, क्योंकि जब हम सम्स में स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे, स्टॉक वैल्यूएशन करते समय हम क्या लेने वाले हैं, सिर्फ नॉन रेकरिंग लेने वाले हैं, हम क्या नहीं लेने वाले हैं, रेकरिंग को लेने वाले नहीं हैं। आइए पॉइंट में कितना चलेगा, नॉर्मल लॉस, ऐसा लॉस जिसको आप रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, ऐसा नुकसान जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, माने ह्यूमन कैपेबिलिटी के बाहर है, इंसान इसको रोक नहीं सकता है,
ठीक है, नहीं नेचुरल डिजास्टर बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया। डिजास्टर मत जाइए, मतलब डिजास्टर तो दूसरा चीज हो गया। मैं नॉर्मल बिजनेस के बारे में बात करेंगे। मतलब सुनिए पहले, मतलब ऐसा नुकसान जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, जैसे इवापोरेशन। जैसे इवापोरेशन, मान लीजिए हम फल बेचते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, फल बेचते, फल फ्रूट्स, हाँ, तो मान लीजिए हम 100 kg ऑफ एप्पल खरीद के लाए, 100 kg ऑफ एप्पल खरीद के लाए, हम 5 दिन तक दुकान में रखे रहे, बाजार खराब है, बिक नहीं रहा। 5 दिन के बाद जब हम उसको चेक करेंगे, उसका क्वांटिटी फिर से भी हम मेजर करें, तो 100 kg नहीं होगा, हो सकता है आधा किलो या 200 ग्राम या 400 ग्राम कम हो गया हो। कैसे कम जाएगा? बिकॉज फ्रूट्स, तब आप ही बोलिए, टोकिएगा मत, टोकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि हम अपना ही बहुत सारा वीडियो दे देंगे। मेरा हर एक क्लास का लेक्चर अलग रहता है, याद किया हुआ चीज सब नहीं है, ठीक है, वो रिदम में पढ़ाते हैं। टोकिएगा मत, मजा आएगा आपको ऐसे। हाँ, क्या बोल रहे थे? कमजोर हो गया, कम हो गया था। हाँ, क्या बोले तो बताइए। जब उसको फिर दोबारा आप मेजर करिएगा तो हो सकता है उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा, वेट जो उसका कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो उसका वेट कमेगा वो कहलाएगा आपका नॉर्मल लॉस। क्या कहलाएगा आपका? आपको कहलाएगा आपका नॉर्मल। उसको आप रोक नहीं सकते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे होता है ना, जैसे होता है ना लीकेज। लीकेज का मतलब क्या होता है? जब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में गुड्स हम ट्रांसफर करते हैं, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर जो गुड्स हम ट्रांसफर करते हैं, गुड्स का सर्टेन क्वांटिटी हो सकता है नीचे गिर जाए, ठीक है, उसको बोला जाता है लीकेज, ठीक है। वो भी कहलाएगा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। नॉर्मल लॉस का क्या नहीं होगा? कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉस का नहीं होगा। नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस का फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सिर्फ क्वांटिटी से लेस करना। किससे लेस करना? सिर्फ क्वांटिटी से लेस करना, इसका अमाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। आइए, एनी लॉस, एनी लॉस which is not controllable by human being is called normal loss। ऐसा नुकसान जिसको ह्यूमन बीइंग क्या नहीं कर सकता है? कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या कहलाएगा आपका? कहलाएगा आपका नॉर्मल लॉस, ठीक है। नो जेई इज रिक्वायर्ड, इसका कोई जेई मतलब जर्नल एंट्री नहीं होता है। ओनली क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस is deducted from total quantity। only quantity of normal loss, सिर्फ क्या होगा आपका? नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी होता है, ओनली क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का क्या होता है? जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो किससे लेस हो जाएगा? डिडक्टेड फ्रॉम टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी से उसको लेस कर लेना, ठीक है। नंबर 7, abnormal losses occurred due to human
negligence is called abnormal loss. इंसान के गलती के कारण जो नुकसान होगा, नुकसान क्या कहलाएगा आपका? नुकसान आपका कहलाएगा एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एग्जाम्पल, लॉस ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। जैसे आग लगता है ना, तो उसमें गलती होता है इंसान का, क्योंकि आग ऐसे ही लगता है। ऐसा नहीं है कि अग्निदेव गुस्सा गए, ले मारे ऊपर विमान, ले जा स्वाहा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आपका शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा, कहीं पर आपका अपना वायरिंग ही खराब होगा, जो आप यहाँ से स्पार्किंग हो रहा होगा, आप उसको बोले रुक जा बर्दाश्त कर। आप एक दिन 2 दिन बोले, जब उसका बर्दाश्त से बाहर आएगा तो पूरा बर्दाश्त कर जाएगा ना। और एक्सीडेंट भी देखते हैं, एक्सीडेंट वो तो इंसान गलती करता तभी होता है। इसका मतलब इनके कारण जो नुकसान होगा कहलाएगा एबनॉर्मल। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस क्लेम भी आप मांग सकते हैं। ठीक है, दिस लॉस is valued at cost. इस लॉस का वैल्यूएशन हम लोग किस पे करेंगे? कॉस्ट पे करते हैं। ये लॉस का वैल्यूएशन, दिस लॉस इज वैल्यूड एट कॉस्ट। ये कॉस्ट वैल्यूएशन होता है। इसका वैल्यूएशन किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। ठीक है, एंड जो इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर आप लोग पढ़े हैं ना, इंश्योरेंस क्लेम is also admitted for such loss, and इस लॉस के लिए आपको क्या मिलने वाला है? इस लॉस के लिए आपको इंश्योरेंस क्लेम भी मिलने वाला है। ठीक है, देखिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का। ठीक है, घर में हम लोग खाना खाते हैं दोपहर को, नहीं खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, हाथ से खाते हैं? हाथ से। अरे हाथ से मान लीजिए चावल दाल सब मिलाए और खाते हैं, जब खाना खत्म हो जाता है, आज ही गौर से देख लीजिएगा, 2-4 दाना उंगली में कहीं ना कहीं चिपका रह सकता है, 2-4 दाना प्लेट में भी रह सकता है, नहीं रह सकता है। वो जो 10 दाना आप नुकसान कर दिए, ठीक है, आपके घर में 10 मेंबर हैं तो 10 × 10 100 दाना नुकसान कर दिए, तो कहलाएगा आपका नॉर्मल लॉस। उसको आप कैसे रोक सकते हैं? उसको रोकने के लिए तो आपको हाई लेके चाटिए, तभी होना पड़ेगा। उसको नहीं रोक सकते आप, वो लॉस हो गई। या खाना पूरा सभी मेंबर खाने के बाद 10-15 दाना हो सकता है, वो जिस बर्तन में बना है खाना उसमें लगा रह सकता है, नहीं, वो नॉर्मल लॉस है, उसको नहीं रोका जा सकता है। अच्छा, आप नॉर्मल लॉस कह किसको बोलेंगे? मान लीजिए आप गए खाना, आप गए कोचिंग पर, आपको भूख लगा है, मम्मी बोले ठीक है आप खुद से ले लो खाना, आपको लेना था 2 चम्मच, आप ले लिए 3 चम्मच, खाए 2 चम्मच, 1 चम्मच छोड़ दिए, गलती था ना आपका। आप नॉर्मल लॉस उसको तो आप रोक सकते थे, उसको आप रोक सकते थे, लेकिन पहला वाला जो है उसको भी रोक सकते हैं, तो दूसरा कैरेक्टर आना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, जो वेडनेसडे को अपना क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उस दिन छठ पूजा है, जिससे घर में छठ पूजा रहेगा तो, और मान लो हमको भी कहीं से आ जाता है, बोलता चलिएगा सर, तो फिर ना यही तो रखिए तब। सुन लीजिए बात, सुन लीजिए, अपना वेडनेसडे की क्लास नहीं रहता है, तो अपना क्लास कब होगा? थर्सडे में भूल जाइए ना, थर्सडे क्लास कितने बजे है आप लोग नहीं पता? थर्सडे शाम में क्लास कितने बजे?
नहीं आइएगा ठीक है, तो आप अपना अगला थर्सडे है, थर्सडे शाम में होता है 6 बजे, ठीक है।